Hello students, in this video we are going to start with totally new subject और उस सब्जेक्ट का नाम है पेपर 12 and that is कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ठीक है, तो इन ऑल वी कैन से कि इस पेपर 12 में in all there are two subjects, one is company accounts and the other is one was auditor, right? company account जो है it carries 50 marks and audit जो है that also carries 50 marks, right? इसमें से ये जो company accounts है, this company accounts will be handled by me, company accounts मैं लेने वाला हूँ, एंड ये जो ऑडिट का पार्ट है दिस पार्ट विल बी हैंडल्ड बाय सम अदर प्रोफेसर। ओके, अगर मैं फैक्ट बोलूँ तो ये जो कंपनी अकाउंट्स के लिए जो 50 मार्क्स है देखने जाएंगे तो उसके चैप्टर के कंपैरिजन में इट इज वेरी वेरी लेस, लेकिन ठीक है अभी 50 मार्क्स के लिए है तो वी हैव टू डू अकॉर्डिंग टू दैट। लेट्स सी हम लोग यहाँ पे कंपनी अकाउंट्स में कौन कौन सा टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, सेक्शन ए जो है दैट इज योर अकाउंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड दैट इज फॉर 50 मार्क्स। वेयर सेक्शन बी का अगर मैं बात करूं तो दैट इज ऑडिटिंग एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 50 मार्क्स, राइट? ऑडिटिंग के बारे में मैं यहाँ पे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा, हम लोग बात करेंगे सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का अकाउंट्स है दैट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, सेकेंड पार्ट है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3, थर्ड पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फोर्थ पार्ट है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, तो ये जो टोटल 4 हेड है इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक चैप्टर का दैट इज इशू ऑफ शेयर जो हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। देन देयर इज राइट इशू एंड इशू ऑफ शेयर्स इज वन ऑफ द सेम चैप्टर। हाँ, बोनस इशू करके एक कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स करके एक कॉन्सेप्ट है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स वो अपने इशू ऑफ शेयर्स में कवर्ड हो जाएगा। देयर इज समथिंग नोन एज बायबैक ऑफ शेयर्स, ये एक अलग से टॉपिक है। ठीक है, देन देयर इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। तो देखने जाएंगे ना बहुत बहुत सारा चैप्टर्स है और मार्क्स के वेटेज के हिसाब से इट कैरीज ओनली 50 मार्क्स। ठीक है, तो ये सबको इग्नोर करते हुए हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, अपने कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट का तो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, अब कंपनी अकाउंट्स का मतलब क्या कि कंपनीज में अकाउंट कैसे होता है, राइट? अगर मैं तुम लोगों को बोलूं तो ऑलरेडी हम लोगों ने सोल ट्रेडर का देखा, सोल ट्रेडर, राइट? फिर हम लोग ने पार्टनरशिप देखा, राइट? और अब हम लोग को किसका अकाउंट देखना है? कंपनी। ठीक है, अच्छा, कंपनीज कितने टाइप का होता है, कौन कौन से कंपनीज पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स वो सब करने वाले नहीं है, वो तुम लोग ने ऑलरेडी ग्रुप 1 के लॉ में किया रहेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग करने वाले दैट इज सिंपल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनीज। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं। देखो ये कौन है? सोल ट्रेडर है, राइट? फिर ये कौन सा है? पार्टनरशिप है, और ये क्या है? कंपनी। सोल ट्रेडर को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो बताओ फटाफट सबसे पहले क्या लगेगा? सर कैपिटल लगेगा। वेरी गुड, तो बताओ फटाफट अगर सोल ट्रेडर अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल? और ये एंट्री तो हम लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है,
याद रखना जर्नल एंट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम, राइट, जो हम लोग ने ग्रुप 1 में किया। द सेम कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड इन कंपनी अकाउंट्स, राइट। असेट्स है तो बेसिक बैलेंस डेबिट, लायबिलिटी है तो क्रेडिट एंड सो ऑन, ठीक है। बढ़ाने के लिए डेबिट असेट्स है, बेसिक बैलेंस डेबिट, बढ़ाने के लिए फिर से डेबिट करो, लायबिलिटी है, बेसिक बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाने के लिए फिर से क्रेडिट करो, कम करना है तो अपोजिट करो, बराबर है। तो दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू रिमेन सेम। चलो, सोल ट्रेडर अगर वो बिजनेस में कैपिटल लाता है तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या? सर टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, राइट। अच्छा, सोल ट्रेडिंग बिजनेस में ओनर कौन होता है? सर सोल ट्रेडिंग बिजनेस में ओनर तो वही होता है जो एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है और जो बिजनेस को चला भी रहा है, राइट। सब काम वो अकेले ही करता है। वेरी गुड, चलो ठीक है। पार्टनरशिप में अगर पैसा ला रहा है, अच्छा पार्टनरशिप में ओनर कौन होता है वो बताओ? सर पार्टनरशिप में ना ओनर जो होते हैं वो कौन होता है? पार्टनर्स, राइट। जैसे पार्टनर्स ए एंड बी है, एक्स वाई जेड है, पी क्यू आर है, एंड सो एंड सो एंड सो, राइट। अच्छा, बिजनेस में अगर पार्टनरशिप में अगर तुम लोग कैपिटल लाते हो तो क्या एंट्री आएगा? सर सेम एंट्री आएगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस में पैसा आ रहा है, राइट। टू व्हाट? एज कैपिटल अकाउंट, अगर ए का कैपिटल है तो। टू व्हाट? टू बीज कैपिटल अकाउंट, अगर बी ने पैसा लाया है तो। वेरी वेरी गुड। तो ये सब एंट्रीज तो ऑलरेडी हम लोगों को पता ही है और ये एंट्रीज ऐसे ही होता है, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं कंपनी का बात करूं तो कंपनी में भी सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी को चालू करने के लिए क्या चाहिए? सर कंपनी को चालू करने के लिए भी तो कैपिटल चाहिए ना सर। वेरी गुड। तो कंपनी अगर चालू करना है तो कंपनी में भी तो पैसा चाहिए, तभी तो कंपनी चालू होगा, राइट। ओके, तो बताओ फटाफट यहाँ पे एंट्री क्या आएगा? अगर मैं नॉर्मल एंट्री का बात करूं, जैसे तुम लोग ने ये दो एंट्रीज बोले, उसके हिसाब से एंट्री आना चाहिए कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सोल ट्रेडर में ओनर कौन था? तो सोल ट्रेडर में ओनर तो वो सोल ट्रेडर ही है। वेरी गुड, तो यहाँ पे उसका कैपिटल लिख दिया। पार्टनरशिप में ओनर कौन है? सर पार्टनरशिप में ओनर तो पार्टनर्स है, तो यहाँ पे देखो एस कैपिटल बीस कैपिटल लिखा, मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल हो गया, राइट। तो सिमिलरली कंपनी जब होता है कंपनी, तो उस कंपनी में ओनर कौन होता है? चलो बताओ फटाफट, कंपनी में ओनर कौन होता है? सर कंपनी में जो ओनर होते हैं वो है शेयर होल्डर्स, राइट। अच्छा मुझे बताओ फटाफट, ये शेयर होल्डर लोग कौन होते हैं? अब तुम लोग ने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड किया हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में तुम लोग पास हुए हो, तो ऑलरेडी ये सब तुम लोग ने ओसी एसटी में ये सब किया रहेगा। तो बताओ फटाफट, व्हाट डू यू मीन बाय शेयर होल्डर्स? सर शेयर होल्डर मतलब वो लोग जिन लोगों ने इस कंपनी में शेयर खरीदा है। ओके, अच्छा मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर का क्या मतलब होता है? शेयर का मतलब होता है कैपिटल का एक हिस्सा। शेयर मतलब एक पार्ट, राइट। जैसे अगर मैं तुम लोग को बोलूं ये है पूरा का पूरा केक, उसमें इतना शेयर मेरा है, तो इतना शेयर अगर वो मेरा है तो इसका मतलब इतना पार्ट मेरा है। तो सिमिलरली अगर मैंने ये बोला कि ये जो सर्कल है दैट इज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कैपिटल ऑफ अ कंपनी, तो उसमें से ये जो पार्ट है दैट इज माय शेयर, तो ये मेरा शेयर हो गया। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसको शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स कौन होते हैं फटाफट बताओ? शेयर होल्डर आर दी ओनर्स ऑफ दी कंपनी। तो फटाफट मुझे बताओ कैपिटल का नाम क्या लिखोगे? सर उस हिसाब से इसका नाम आ जाएगा शेयर कैपिटल। वेरी गुड। सो व्हाट विल बी योर एंट्री फॉर कैपिटल? बोलो फटाफट। सर एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो ये मैंने एकदम बेसिक नॉलेज के हिसाब से तुम लोग को बताया है सो दैट कि तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फटाफट जरा ध्यान दो। अगर सोल ट्रेडर है तो बताओ कैपिटल का क्या एंट्री आएगा? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड। अगर पार्टनरशिप है तो एंट्री क्या आएगा? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ए और बी का कैपिटल। और अगर वो कंपनी है तो कंपनी में ओनर कौन होता है? शेयर होल्डर। तो क्या जर्नल एंट्री आएगा? सर कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर? ओके। अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ये जो शेयर होल्डर है, ये जो सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर, इसने अपना एक छोटा सा बिजनेस चालू किया, राइट? तो क्या इसको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं। ओके, चलो ये देखो, ये क्या है? पार्टनरशिप है। क्या इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है गवर्नमेंट में? बिल्कुल नहीं। और ये है कंपनी, क्या इसका रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है? बिल्कुल हाँ। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन, विदाउट इनकॉर्पोरेशन कभी भी कंपनी फॉर्म हो ही नहीं सकता, राइट? तो वहां पे मेरा बोलने का मतलब क्या है, जब कंपनी रजिस्टर होता है, राइट, जब कंपनी क्या होता है? रजिस्टर, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो है वो इस कंपनी के इस कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनको पूछेगा कि तुमको इस कंपनी को चलाने के लिए कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में तुमको कितना पैसा लगेगा वो बताओ पहले। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब कंपनी रजिस्टर होता है, रजिस्टर करने से पहले जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोटर्स मतलब जो लोग कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट को पहले से बताना पड़ता है कि कंपनी को चालू करने के बाद कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में तुम कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करने वाले हो। तो चलो मैं तुम लोग को एक बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाला हूँ टोटल मिला के 1 करोड़। कितना इन्वेस्ट करने वाला हूं मैं? टोटल 1 करोड़ ऑफ रुपीज, राइट? तो कैन आई से लाइक दिस कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में 1 करोड़ से ज्यादा इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? एक्चुअली नहीं कर सकता। अगर करना है तो वापस से अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो ये जो 1 करोड़ है वो क्या है? व्हाट इज दिस 1 करोड़? इस 1 करोड़ को हम लोग बोलेंगे ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे? ऑथोराइज्ड कैपिटल। दिस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? मैक्सिमम। क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम कैपिटल। क्योंकि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इससे ज्यादा इशू कर नहीं सकता, राइट? ओके। अब पॉइंट ऐसा है कि कंपनी के पूरे लाइफ टाइम में कंपनी कैन रेज 1 करोड़ ऑफ रुपीस, राइट? ओके। अब पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनो। अगर ये सोल ट्रेडर है ना, सोल ट्रेडर, तो जो ओनर है, ओनर मतलब वो सोल ट्रेडर, जो प्रोप्राइटर है, वो खुद पैसा लाएगा, राइट? अगर वो पार्टनरशिप फर्म है तो पैसा कौन लाएगा? पार्टनर्स लाएगा, राइट? लेकिन अगर मैं कंपनी का बात करूं तो कंपनी में जो अमाउंट होता है
वो किसी एक पर्सन मतलब एक सोल ट्रेडर का या फिर एक पार्टनरशिप के बस में बात नहीं है, इट इज वेरी ह्यूज अमाउंट। तो इसीलिए कंपनी ये जो पैसे है वो किसके पास से लेता है? पब्लिक के पास से। किसके पास से लेता है वो? पब्लिक के पास से। लेकिन पब्लिक के पास से कैसे लेता है? तो कंपनी क्या करता है, ये जो ऑथराइज्ड कैपिटल तुम लोग को दिख रहा है ना 1 करोड़ का, व्हाट दे डू, वो इस ऑथराइज्ड कैपिटल को ना छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट अस अज्यूम एक पार्ट है 10 रुपीज का। एक पार्ट कितने रुपीज का है? 10 रुपीज का। तो यहां पे एक जो पार्ट है दैट इज 10 रुपीज का, राइट? तो मुझे बताओ, अगर एक पार्ट 10 रुपए का है तो ऐसे 10-10 रुपए के टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे? सर 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 10, तो बन जाएंगे टोटल 10 लाख पार्ट्स। तो यहाँ पे ये जो 10 लाख है, तो 10 लाख को जब मैं इंटू 10 करूंगा तो दैट गिव्स मी 1 करोड़, राइट? तो यहाँ पे ये जो 10 लाख तुम लोग को दिख रहा है ना, ये 10 lakhs, this 10 lakhs is nothing but shares. So 10 lakh shares of rupees 10 each. each मतलब एक शेयर 10 रुपए का है, ऐसे टोटल 10 lakhs ऑफ शेयर्स है, राइट? तो यहाँ पे ये जो 10 रुपीज है ना, ये जो 10 रुपीज है, इसी को हम लोग फेस वैल्यू भी बोलते हैं। फेस वैल्यू। अच्छा, फेस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉमिनल वैल्यू, राइट? तो अब मुझे बताओ, अगर मुझे ऑथराइज कैपिटल सेंटेंस में लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे? बोलो कितने शेयर्स है? सर 10 लाख। तो देखो हम लोग ऐसे लिखेंगे, वी आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, 10 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, और फिर अमाउंट हम लोग लिख देंगे 10 lakhs। और ये ना ऑथराइज कैपिटल को ना हम लोग इंटू 10 दैट इज 1 करोड़। ऑथराइज कैपिटल को ना हम लोग हमेशा डबल अंडरलाइन कर देते हैं। डबल अंडरलाइन क्यों करते हैं? क्योंकि ऑथराइज कैपिटल है ना सिर्फ एक इंफॉर्मेशनरी पॉइंट है जो हम लोगों को अपने शेयर होल्डर्स को बताना होता है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितना अमाउंट पब्लिक के पास से कलेक्ट कर सकता है। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, व्हाट इज दैट? ऑथराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी कैन रेज। कहां से रेज कर सकता है? फ्रॉम पब्लिक। तो ऑथराइज कैपिटल को वो लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया है 10 रुपीज, वैसे ही यहाँ पे एक जो है वो 10 रुपीज के जगह पे 20 रुपीज, 25 रुपीज, 50 रुपीज, 100 रुपीज, डिपेंडिंग ऑन कंपनी, वो अपने हिसाब से वो लोग उसका फेस वैल्यू डिसाइड करते हैं, राइट? फेस वैल्यू बोल सकते हो, या फिर उसको हम लोग और क्या नाम से बोल सकते हैं? उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉमिनल वैल्यू, राइट? अगर एक पार्ट जो है वो 10 रुपए का, तो टोटल 1 करोड़ करने के लिए ऐसे कितने पार्ट्स लगेंगे? 10 lakhs पार्ट। तो उसी 10 lakhs पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर्स। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? 10 lakhs शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो कंपनी पब्लिक को कितने नंबर ऑफ शेयर्स बेचेगा? कंपनी पब्लिक को 10 लाख शेयर्स बेचेगा। कितना शेयर्स बेचेगा? 10 lakhs ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, चलो। तो अब यहां से अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आया कि शेयर्स क्या होता है। तो शेयर्स का मतलब क्या है? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, राइट? ओके, अच्छा, अगर मैं कंपनी का बात करूं, तो जो शेयर्स होता है ना, वो बेसिकली ना दो टाइप का होता है।
जो शेयर्स होता है दैट इज बेसिकली ऑफ व्हाट, टू टाइप्स. वन इज इक्विटी शेयर्स and the second is preference shares. अब ये सब नाम तो तुम लोगों ने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में सुना होगा, बट अब ये जो प्रेफरेंस शेयर्स है उसका नाम प्रेफरेंस क्यों है? देखो, प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है पहले, तो यहाँ पे ये जो इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स के भी पहले प्रेफरेंस का नाम पहले आएगा, राइट? कभी एक जब डिविडेंड देना होगा ना, डिविडेंड, सर ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड का मतलब रिटर्न्स. जब भी हम लोग कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग को बदले में कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? तो वैसे जब हम लोग शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स के बदले में हम लोगों को क्या मिलता है? डिविडेंड, राइट? तो जब कंपनी डिविडेंड पे करेगा ना, तो पहले प्रेफरेंस को पे करेगा और उसके बाद अगर पैसे बच गए तो इक्विटी को मिलेंगे, नहीं तो मिलेगा भी नहीं, राइट? और दूसरा दूसरा रिटर्न ऑफ कैपिटल. अब देखो, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी ओनर है, जब वो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो कॉमन सेंस से वो कैपिटल कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन जाता है. जो बिजनेस है उसके लिए वो कैपिटल लाइबिलिटी बन जाता है. अब लाइबिलिटी मतलब पेएबल. तो वैसे ही कंपनी को इक्विटी शेयर होल्डर ने भी पैसे दिए और कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लोगों ने भी पैसे दिए, राइट? तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के कौन होते हैं? ओनर. तभी तो वो लोग जो पैसे देते हैं उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं, राइट? लेकिन जब कंपनी बंद होगा तो कॉमन सेंस से ये शेयर होल्डर्स को पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे. उस टाइम पे जब पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे, जब कैपिटल का अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा, तब भी रिटर्न ऑफ कैपिटल करते वक्त प्रेफरेंस को पहले मिलेगा और इक्विटी को उसके बाद मिलेगा, वो भी पैसे अगर बचेंगे तो. ठीक है? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड भी पहले मिलता है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका कैपिटल भी पहले मिलता है. लेकिन 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 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड होता है ना, इट इज फिक्स्ड. जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिटर्न है 12%, तो उनको लाइफ टाइम ना 12% ही मिलेगा. अच्छा, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर का रिटर्न होता है 15%, तो उनको लाइफ टाइम तक 15% ही डिविडेंड मिलेगा. ओके. लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड नहीं होता. वो कभी कम मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी ज्यादा मिलता है, कभी बहुत ज्यादा भी मिलता है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पे ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना, वो लोग कंपनी में रिस्क ज्यादा लेते हैं. कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर का रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू व्हाट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. ठीक है? कंपनी में काम कौन लोग करते हैं? कंपनी के मैनेजमेंट में कौन होता है? कंपनी का मैनेजमेंट कौन होता है? दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग होते हैं? जिन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा इक्विटी शेयर खरीदे होते हैं ना, वो लोग जाते हैं वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कंपनी को मैनेज करने के लिए. ठीक है? इसीलिए इसीलिए कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसको हम लोग बोलते हैं मेन ओनर्स. ये याद रखना, ठीक है? इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो कौन होते हैं? मेन ओनर्स. वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ना हम लोग बोलेंगे साइड ओनर्स. साइड ओनर्स का मतलब क्या? ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वैसे तो बोलने के लिए उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं दैट इज वन टाइप ऑफ स्लीपिंग पार्टनर. तुम लोगों ने नाम सुना होगा पार्टनरशिप में, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर. तो ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, वो लोग एक्टिव पार्टनर होते हैं, जो लोग पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं और तो और कंपनी में जाके काम भी करते हैं.
वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं वो लोग कंपनी में पैसा तो इन्वेस्ट करते हैं, बट वो लोग उतना काम नहीं करते जितना इक्विटी शेयर होल्डर्स करते हैं। यहाँ तक कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, और यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है फिक्स नहीं होता। इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी में ज्यादा से ज्यादा रिस्क पे होते हैं, इसीलिए हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को क्या बोलेंगे, मेन ओनर्स। वेर एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी ओनर तो होते हैं, बट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साइड ओनर्स। ओके, चलो, तो ये अब हम लोग समझ गए कि जो शेयर्स है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर एंड व्हाट, प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स्ड होता है, इक्विटी का डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता। ओके, चलो, तो अब यहां से चालू हो जाता है अपना पहला चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, अब जब मैं यहाँ पे शेयर्स बोलता हूँ तो शेयर्स का मतलब वो इक्विटी शेयर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। अगर इक्विटी शेयर है तो तुम इक्विटी शेयर का नाम लिखो, अगर प्रेफरेंस शेयर है तो तुम प्रेफरेंस शेयर का नाम लिखो, राइट। तो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ शेयर्स, और शेयर्स बोले तो इक्विटी शेयर भी है, प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग करने वाले, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का ही नाम लेंगे। अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर का नाम बोला रहेगा तो तुम प्रेफरेंस शेयर लिखना, सिर्फ इक्विटी की जगह पे तुमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे प्रेफरेंस लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ वापस से जरा नाम पढ़ के बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, इशू ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे इशू का मतलब क्या होता है, इशू का मतलब होता है बेचना। किसको बेचना, इशू, इशू मतलब बेचना। क्या बेचना, शेयर्स को बेचना। किसको बेचना, तो हम लोग ये शेयर्स बेचने वाले हैं पब्लिक को। किसको बेचेंगे, पब्लिक को। ओके, तो इशू ऑफ शेयर्स का मतलब किसको बेचना है हम लोगों को, पब्लिक को। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लिसन केयरफुली। ये जो पब्लिक है, जो लोग अपना शेयर्स खरीदने वाले, ये पब्लिक जब अपना शेयर्स खरीदेंगे तो क्या बन जाएंगे, जैसे वो लोग अपना शेयर्स खरीदेंगे दे विल बिकम शेयर होल्डर, और जैसे वो शेयर होल्डर बनेंगे वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, ओनर्स, राइट। और जैसे ही वो लोग ओनर बन जाएंगे तो ओनर से लिया हुआ पैसा, ओनर से लिया हुआ पैसा, फटाफट बताओ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर मतलब ओनर, ओनर से लिया हुआ पैसा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर किसी भी कंपनी में अगर हम लोग ओनर के पास से पैसा लेते हैं तो ओनर के पास से लिया हुआ पैसा उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं, कैपिटल। और यहाँ पे ओनर का नाम क्या है, शेयर होल्डर, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, शेयर कैपिटल, राइट। तो बताओ फटाफट, ओनर से लिया हुआ पैसा यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे शेयर कैपिटल। अच्छा, ये शेयर कैपिटल कंपनी के लिए असेट है कि लाइबिलिटी, कॉमन सेंस है, पेबल है, और पेबल है तो वो क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। ओके, चलो, अब थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है, बताओ फटाफट। ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना था कंपनी का, हम लोग ने अभी थोड़े टाइम पहले डिस्कस किया था। सर कंपनी का ऑथोराइज्ड कैपिटल था 10 lakhs नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो क्या बोला, कितना शेयर, 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, मतलब एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 1 crore। द टोटल अमाउंट विल बी 1 crore। अब मुझे ये बताओ, क्या ये 1 crore कंपनी को जब स्टार्ट होता है डे 1 पे लगेगा, अरे नहीं सर, ये जो 1 crore है ये तो कंपनी को अपने पूरे लाइफ टाइम में इतना ही पैसा वो पब्लिक के पास से रेज कर सकता है।
मतलब कंपनी का अगर एज है 50 इयर्स, 100 इयर्स, 150 इयर्स, तो पूरे लाइफ टाइम में इतना ही पैसा वो पब्लिक के पास से ले सकता है। तो वो पूरा का पूरा अभी के अभी थोड़ी ना लगेगा। हाँ, तो बताओ कंपनी को आउट ऑफ दिस 1 करोड़ कितने पैसे लगेंगे अभी की तारीख में। चलो लेट अस अज्यूम कि कंपनी को लगेंगे टोटल मिला के फॉर एग्जाम्पल 20 lakhs of rupees। कितना लगेगा? 20 lakhs, राइट। तो 20 लाख अगर रुपीस चाहिए तो बताओ एक शेयर कितने का है? सर 10 रुपए का है। तो उस हिसाब से कंपनी को कितने शेयर्स पब्लिक को इशू करना है? सर 20 लाख, 10-10 रुपए का एक है तो 2 लाख, राइट। तो इसका मतलब अगर कंपनी को 20 लाख रुपीस चाहिए तो 10 रुपए के हिसाब से कंपनी को टोटल 2 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। कितने शेयर्स? 2 लाख शेयर्स। ओके, तो अब कंपनी क्या करेगा? न्यूज़पेपर में ऐड देगा, होर्डिंग्स लगवाएगा, फिर न्यूज़ चैनल पे ऐड देगा कि XYZ कंपनी है, वो अपना प्रमोशन करेगा, लोगों को बताएगा कि वो कौन से टाइप का कंपनी है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक प्रोस्पेक्टस वो लोग प्रिंट करवाएंगे और वो सब पब्लिक में बांटेंगे सो दैट कि पब्लिक को इस कंपनी के बारे में नॉलेज आए और पब्लिक इस कंपनी में पैसों को क्या करे? इन्वेस्ट करे, राइट। ओके, तो अब कंपनी क्या करेगा? ये 2 लाख शेयर्स को मार्केट में बेचेगा, राइट। ओके, ये 2 लाख शेयर्स मार्केट में बेच के कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे? सर टोटल 20 lakhs। ओके, लेकिन लेकिन कंपनी क्या करेगा पता है? ये जो टोटल 20 lakhs है ना, इसको भी इसको भी अलग से 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट में वो डिवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी को मालूम है आज के आज मुझे पूरे के पूरे 20 lakhs नहीं लगेंगे, मुझे अभी अभी मुझे लगेंगे फॉर एग्जाम्पल 6 lakhs। फिर 2 महीने के बाद मुझे लगेंगे फॉर एग्जाम्पल 10 lakhs। और फिर 2 महीने के बाद मुझे लगेंगे 4 lakhs। ओके, तो कंपनी क्या करेगा? अब देखो, टोटल 2 लाख शेयर्स है, राइट, ऑफ ₹10 ईच, और अमाउंट हो जाएगा 20 lakhs, राइट। तो कंपनी क्या करेगा? ये जो 10 रुपीज है ना, ये जो 10 रुपीज है, उसको वो लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट बोलो, 4 पार्ट बोलो, 5 पार्ट बोलो, कंपनी कैन डिवाइडेड इट इन n नंबर ऑफ पार्ट्स डिपेंडिंग ऑन कंपनी की कंपनी को कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो कंपनी ने क्या किया? स्टार्टिंग में कंपनी को टोटल चाहिए थे 6 रुपीज, 6 लाख रुपीज। तो कंपनी ने क्या दिमाग लगाया? एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पे पब्लिक से ना 3-3 रुपए मांगेंगे। कितने रुपए? 3 रुपीज। तो अगर कंपनी के पास से हमने 3 रुपीज मांगे तो 2 लाख तो अपने पास शेयर्स है, तो 2 लाख इंटू 3 करेंगे तो हमको 6 लाख रुपीज मिल जाएगा। वेरी गुड। फिर कंपनी ने क्या दिमाग लगाया? थोड़े टाइम के बाद कंपनी पब्लिक के पास से 2-4 महीने के बाद जब पैसे का जरूरत पड़ेगा, फिर कंपनी कितने रुपए मांगेगा? 5 रुपीज। तो 2 लाख इंटू 5 करेंगे तो कंपनी को 10 लाख रुपीज मिल जाएगा। और उसके थोड़े टाइम के बाद कंपनी क्या करेगा? उनके पास से 2 रुपए और मांगेगा। तो इन दैट केस 2 लाख इंटू 2 दैट कम्स टू टोटल 4 lakhs, राइट। चलो, तो कंपनी ने क्या किया? ये जो टोटल 10 रुपीज था, ये जो टोटल 10 रुपीज है, वो 10 रुपीज क्या है? फेस वैल्यू है, राइट। तो उस फेस वैल्यू को कंपनी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 + 5 + 2, और इन सब का टोटल मिलाएंगे तो 10 रुपीज होगा, राइट। अच्छा, अगर मान लो कंपनी को पब्लिक के पास से 10 रुपीज के जगह पे 11 रुपीज चाहिए, 10 की जगह पे 11, तो क्या कंपनी ले सकता है? क्या पब्लिक पे करेगा? आंसर इज नो। फेस वैल्यू कितना है? 10। तो कंपनी पब्लिक के पास से एज ऑफ नाउ
10 रुपीज ही डिमांड किया है तो कंपनी पब्लिक के पास से 10 रुपीज ही कलेक्ट करेगा, उससे 1 रुपया ज्यादा कलेक्ट कर नहीं सकता और शेयर होल्डर लोग पे भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं पे करेंगे? क्योंकि इनिशियली जब तुम शेयर्स इशू कर रहे थे उस पे पहले से ही लिखा था कि तुम 10 रुपीज का शेयर है और तुम इशू करने वाले हो एट पार। पार का मतलब होता है जितने का है उतने में बेचोगे। तो है कितने का? 10 रुपए का, तो तुम बेच कितने में रहे हो? 10 रुपीज में। तो कलेक्ट भी कितना करोगे? 10 रुपीज। तो देखो यहाँ पे 3 रुपीज, यहाँ पे 5 रुपीज और यहाँ पे 2 रुपीज, टोटल मिला के 10 रुपीज तुमने कलेक्ट कर लिया है। अब तुम शेयर होल्डर से 1 पैसा भी कलेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? ओके। तो अब यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ये जो टोटल अमाउंट था, ये ऑथराइज्ड कैपिटल था 10 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, टोटल अमाउंट था 1 करोड़ और ये 1 करोड़ कंपनी को कलेक्ट करना अपने पूरे लाइफ टाइम में, बराबर है। इस 1 करोड़ में से कंपनी ने अभी सिर्फ 2 लाख का शेयर्स, सॉरी 20 लाख का शेयर्स मार्केट में इशू किया है। 10-10 रुपए के हिसाब से टोटल शेयर्स का बात करूं तो टोटल हो गया 2 लाख। आउट ऑफ दिस 20 लैक्स भी कंपनी को अभी की तारीख में सिर्फ चाहिए थे 6 लाख रुपीज। तो कंपनी ने पब्लिक के पास से सिर्फ 3 रुपए लिए और कंपनी का प्लानिंग है एक 3-4 महीने के बाद और 5 रुपए लेगा और 3-4 महीने के बाद फिर कंपनी उनके पास से 2 लाख रुपीज लेगा और 2 रुपीज लेगा, जो टोटल 4 लाख रुपीज होंगे और बाद में कंपनी का टोटल 20 लैक्स का पैच कंप्लीट होगा और कंपनी उसी पैसे से अपना काम आगे बढ़ाएगा। फिर 2-4 साल के बाद अगर कंपनी को लगा कि कंपनी को और इशू ऑफ शेयर करना चाहिए तो कंपनी और शेयर्स इशू करेगा और ऐसे धीरे धीरे कर करके वो टोटल 10 लाख शेयर्स मार्केट में बेच सकता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बेच सकता। ओके, चल अब यहां पे ये जो 3 रुपीज है ना, ये जो मैंने यहाँ पे 3 रुपीज लिखे, यहाँ पे ये 5 रुपीज लिखे और यहाँ पे मैंने 2 रुपीज लिखा। तो कंपनी में ना ये जो पार्ट में कंपनी जो पेमेंट ले रहे हैं ना उसके अलग अलग नाम है। तो ये जो 3 रुपीज है ना उसको हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी। ये जो 5 रुपीज है ना उसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट मनी। और ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। अच्छा, अगर मान लो और कोई इंस्टॉलमेंट है तो मतलब मान लो 1-1 रुपए का लास्ट में और एक बार किया तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉल और इसके बाद वाला जो अमाउंट है उसको बोलेंगे सेकेंड कॉल। उसके बाद भी और अगर पैसा कंपनी मांग रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, फाइनल कॉल, ऐसे करके ये कॉल का नंबर्स बढ़ता जाएगा, बराबर है। तो ये जो पहला नाम है क्या बोला उसको मैंने? एप्लीकेशन मनी। दूसरा है अलॉटमेंट मनी और उसके बाद जितने भी इंस्टॉलमेंट है उसको हम लोग बोलेंगे कॉल मनी। ठीक है, अगर और आगे इंस्टॉलमेंट बढ़ता गया तो फर्स्ट कॉल, फिर सेकेंड कॉल, फिर थर्ड कॉल, फिर फोर्थ कॉल और लास्ट में रहेगा तो फाइनल कॉल, खत्म। ओके, चलो अब जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब हम लोग क्या करेंगे पता है? हम लोग ना ये जो इश्यू ऑफ शेयर्स पूरा चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को ना एक कॉलेज के साथ ना कंपेयर करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कॉलेज है। ठीक है, मेरा कॉलेज। ठीक है, अब यहां पे इस कॉलेज में टोटल 600 सीट्स अवेलेबल है। कॉलेज में टोटल एडमिशन के लिए 600 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, कभी तुम लोग जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो सबसे पहले कौन सा फॉर्म भरते हो?
सर सबसे पहले हम लोग ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। कॉलेज में एडमिशन लेने अगर जाते हो तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म ही तो भरते हैं ना अपन एडमिशन लेने के लिए। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। मुझे सिर्फ एक बात बताओ, कंपनी सॉरी ये कॉलेज के पास कितने सीट्स अवेलेबल है? 600, बराबर है। तो ये जो कॉलेज है अपने पास कितने एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाएगा? सर 600। ओके, अब मान लो तुम स्टूडेंट हो, तुमने जिस जिस कॉलेज का फॉर्म भरा है सब में एडमिशन लिया तुमने? नहीं ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो लोग ना 3-3 4-4 कॉलेजेस में जाके ना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और बाद में वहां पे एडमिशन ही नहीं लेते। तो सिमिलरली कंपनी में भी होता है कि बहुत सारे लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे बाद में शेयर्स खरीदेंगे ही नहीं। इसीलिए कंपनी क्या करता है, कंपनी को जितने भी शेयर्स बेचने होते हैं कंपनी उससे ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाता है। तो वैसे ही मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी ने ये जो कॉलेज है इस कॉलेज ने 1000 एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाए। कितना एप्लीकेशन फॉर्म? 1000 एप्लीकेशन फॉर्म। ध्यान से सुनो इस एग्जांपल को, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस कॉलेज को पहले से पता है कि कितना एप्लीकेशन फॉर्म बिकेगा? सर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। कैसे पता चलेगा उस कॉलेज में कितने स्टूडेंट आके फॉर्म भरेंगे? वो तो धीरे धीरे जब स्टूडेंट फॉर्म भरने आएंगे तब जाके पता चलेगा। हाँ बाबा चलो ठीक है, यहाँ पे इतने इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोग ने फॉर्म भरे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब इसमें क्या होगा, हर एक स्टूडेंट ये कॉलेज में आएगा, पेमेंट करेगा। कौन सा पेमेंट करेगा? एप्लीकेशन के फॉर्म का पेमेंट करेगा। जैसे अगर मैं कॉलेज का बात करूं 50 रुपए 100 रुपए एप्लीकेशन फॉर्म के होते हैं तो वो पेमेंट करेगा, राइट। और एप्लीकेशन का फॉर्म वो लोग लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आएंगे कॉलेज में आके एडमिशन का एप्लीकेशन का फॉर्म भरेंगे और पैसा देके एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे, राइट। तो अगर मैंने तुम लोग को ये बोला फॉर एग्जाम्पल टोटल मिला के 500 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म भरे, 500 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म भरे। मान लो कि बाबा कॉलेज का नाम उतना अच्छा नहीं है, मार्केट में उतना अच्छा लेवल का कॉलेज नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पे एडमिशन नहीं लेना चाहते। सिर्फ 500 स्टूडेंट्स ने ही फॉर्म भरे। तो बताओ फटाफट ये कॉलेज कितनों को एडमिशन देगा? सर विदाउट एनी डाउट सबको एडमिशन देगा। क्यों? क्योंकि सर 500 स्टूडेंट्स लोग नहीं तो फॉर्म भरे। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने बोला तुम लोगों को 500 नहीं 600 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे तो? अगर मैंने बोला 600 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे तो? सर तो भी तो 600 सीट्स अपने पास अवेलेबल है, सबको एडमिशन दे तो कम से कम सबसे फीस तो आएगा। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने तुम लोग को ये बोला कि 800 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे तो? सर अगर 800 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे हैं देन इन दैट केस ये जो कॉलेज है वो 800 स्टूडेंट्स को तो एडमिशन नहीं दे सकता, तो क्या करेगा? सर फिर उस 800 में से कॉलेज जो है सिर्फ 600 लोगों को ही एडमिशन देगा और वो कॉलेज डिसाइड करेगा कि कौन से 600 स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, राइट। तो तुम लोग ने भी जब कॉलेज में फॉर्म भरा होगा तो तुम लोग को मालूम है कॉलेज में लिस्ट निकलता है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, राइट। तो उस लिस्ट में ना स्टूडेंट्स लोग का नाम होता है कि
कॉलेज ने किन किन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट किया है। सीट्स अलॉट करना मतलब कॉलेज में एडमिशन देना, राइट। तो आउट ऑफ दिस 800 सिर्फ 600 लोगों का ही नाम वो लिस्ट में होगा, क्योंकि सीट्स ही अवेलेबल 600 है, राइट। तो वहां पे सिर्फ 600 लोग का ही नाम होगा, राइट। तो मुझे बताओ कितने लोग कॉलेज में आके फीस भरेंगे। सर अगर 600 लोग को ही आप सीट अवेलेबल करके दे रहे हो तो कॉमन सेंस से 600 लोग ही सीट भरेंगे, सीट का फीस भरेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पे ये जब होता है ना ऐसे 500, मतलब जितना हम लोगों को सीट्स बेचना है उससे कम स्टूडेंट आए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंडर अंडर सब्सक्रिप्शन। जितना बेचना है उतना आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल इक्वल सब्सक्रिप्शन। और अगर जितना हम लोगों को पास सीट्स है उससे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन, राइट। तो अब यहां पे अगर मैं इसको कंपनी से कोरिलेट करूं, कंपनी से, यहाँ पे जो सीट्स है, सीट्स का मतलब होता है शेयर्स, सीट्स का मतलब शेयर्स। जो स्टूडेंट्स है वो बन जाएंगे अपने पब्लिक, राइट। तो ये जो स्टूडेंट्स है ये पब्लिक बन जाएंगे, और इतने लोगों ने वहां पे आके फॉर्म भरा है। तो मुझे कितने शेयर्स बेचने, 600। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, सिर्फ 500, तो उसको बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब पब्लिक लोगों ने ज्यादा शेयर्स खरीदे ही नहीं। कितना शेयर्स यहाँ पे खरीदा है, 600, तो जितना बेचना था शेयर्स उतना ही है, तो इक्वल सब्सक्रिप्शन। और अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 800 शेयर्स, तो इन दैट केस उसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब कंपनी को जितना शेयर्स बेचना था उससे ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में बिका है, ओके। लेकिन अगर वो ओवर सब्सक्रिप्शन होता भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन, देन इन दैट केस कंपनी कितना शेयर्स बेच सकता है, सर ओनली 600, क्योंकि कंपनी ने बोला है मुझे 600 शेयर्स मार्केट में इशू करना है, तो उससे ज्यादा शेयर्स कंपनी कैन नॉट इशू। क्लियर। तो क्या ये तुम लोग को समझ में आ गया कि व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। चलो फिर से एक बार मैं कंपनी के एग्जांपल में बता देता हूं। यहां पे इस एग्जांपल को देख के मुझे बताओ कंपनी को कितने शेयर्स बेचने हैं। सर कंपनी को ना टोटल 2 लाख शेयर्स बेचने हैं। कितने शेयर्स बेचने हैं, 2 लाख शेयर्स, राइट। तो ये जब कंपनी को शेयर्स बेचना होता है ना, तो उसको ना सेबी का परमिशन लेना होता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का परमिशन के बगैर मार्केट में वो लोग शेयर्स इशू नहीं कर सकते। तो सेबी का परमिशन कितने का मिला है, 2 लाख शेयर्स का। तो तुम 2 लाख शेयर्स से ज्यादा शेयर्स नहीं बेच सकते, राइट। अच्छा फटाफट बताओ मेरे को कितना शेयर्स बेचना है, 2 लाख। मार्केट में मैं ऐड कितने शेयर्स का करूंगा, 2 लाख। टीवी पे मैं कितने शेयर्स को बेचने के लिए ऐड करने वाला हूं, 2 लाख। अगर पब्लिक ने खरीदा है 1,80,000 शेयर्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर पब्लिक ने खरीदा है 2 लाख शेयर्स एग्जैक्टली, तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्वल सब्सक्रिप्शन। और अगर पब्लिक ने खरीदा है 2,50,000 शेयर्स का एप्लीकेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन याद रखना यहाँ पे कंपनी कितना शेयर बेचेगा, 1,80,000। यहाँ पे कितना बेचेगा, 2 लाख। यहाँ पे कितना बेचेगा, सिर्फ 2 लाख। कंपनी को परमिशन सिर्फ 2 लाख शेयर्स का मिला है, कंपनी 2 लाख शेयर से ज्यादा शेयर्स बेच ही नहीं सकता। कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन 2 लाख शेयर्स एज पर दिस एग्जाम्पल, क्योंकि सेबी के पास से जो परमिशन मिला है वो सिर्फ 2 लाख शेयर्स का ही मिला है, ओके। चलो तो बताओ यहाँ पे पहले वाले एग्जांपल में कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करेगा। सर 1,80,000 फॉर्म मिले, कंपनी को इशू करना है 2 लाख। जब फॉर्म ही एप्लीकेशन फॉर्म ही 1,80,000 है, तो कॉमन सेंस है सर 1,80,000 शेयर्स ही इशू होंगे। सिमिलरली सेकेंड वाले एग्जाम्पल में कंपनी कितना शेयर बेचेगा, सर 2 लाख।
थर्ड वाले एग्जांपल में कंपनी कितना शेयर्स अलॉट करेगा? सर वैसे तो फॉर्म देखो 2,50,000 है, लेकिन कंपनी 2,00,000 से ज्यादा शेयर्स इशू कर ही नहीं सकता। देन इन दैट केस कंपनी विल इशू ओनली 2,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स। अब अगर मैं इस कॉलेज का बात करूं ना, इस कॉलेज का, तो मुझे बताओ इसने स्टार्टिंग में कौन से पैसे लिए? एप्लीकेशन के फॉर्म के पैसे लिए, राइट। स्टार्टिंग में 50-100 रुपए जो भी फॉर्म के पैसे थे वो लिए, राइट। लेकिन जब इसने एप्लीकेशन फॉर्म के पैसे लिए होंगे, उस टाइम पे उसको नहीं पता था कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। वो 600 से कम भी हो सकता था, 600 भी हो सकता था, या 600 से ज्यादा भी हो सकता था। कितने होंगे उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। लेकिन एक बार एप्लीकेशन फॉर्म अगर बिक गया है, देन कंपनी को आइडिया तो आ जाएगा, कॉलेज को आइडिया आ जाएगा कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लोग ने फॉर्म भरे और कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, राइट। तो जैसे ही कंपनी को, जैसे ही इस कॉलेज को ये सब पता चल जाएगा, उसके हिसाब से कॉलेज क्या करेगा? सीट्स अलॉट करेगा स्टूडेंट्स लोग को लिस्ट लगा के, और जैसे ही सीट्स अलॉट करेगा तब जाके कॉलेज क्या करेगा? उन लोगों के पास से फीस कलेक्ट करेगा। फीस कब कलेक्ट करेगा? जब उन लोगों को सीट्स अलॉट कर देगा तब। फिर बाद जाके उन लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट और ऐसे करके फीस का पेमेंट होता है। क्लियर? ओके। अब कॉलेज का अगर मैं बात करूं, तो कॉलेज ना जो भी एप्लीकेशन के पैसे लेता है ना, वो रिफंड नहीं करता। अगर मान लो मैंने किसी कॉलेज में जाके एप्लीकेशन का फॉर्म भरा और बाद में मैं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो कॉलेज एप्लीकेशन के पैसे रिफंड नहीं करता। लेकिन अगर मैं कंपनी का बात करूं, अब जैसे फॉर एग्जांपल यही वाला एग्जांपल ले लो। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? 3 रुपए थे, राइट। तो मैंने टोटल 10,000 शेयर खरीदा, 10,000 शेयर्स। 10,000 इंटू 3, 30,000 रुपीज मैंने कंपनी को दिए, और कंपनी ने मुझे एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। कंपनी ने मुझे शेयर्स बेचे ही नहीं। अब क्यों नहीं बेचे, वो कंपनी का लुकआउट है, वो कंपनी का रीजन। लेकिन क्या कंपनी मेरे 30,000 जो लिए थे वो कंपनी खुद खा लेगा? ऐसा नहीं होता है। कंपनी मुझे वो पैसे मेरे रिफंड करेगा। तो कॉलेज में जब एडमिशन लेते हो, एप्लीकेशन फॉर्म खाली 50 रुपए 100 रुपए सिर्फ उतना ही भरते हो, तो वो कॉलेज कभी रिफंड नहीं करता। लेकिन अगर कंपनी में तुमने एप्लीकेशन का मनी पे किया है, एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त जो अमाउंट पे किया है, जितना अमाउंट पे किया, कंपनी अगर तुम लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं करता, देन इन दैट केस कंपनी विल रिफंड यू दैट मनी। क्लियर? चलो, तो अब हम लोग वापस से सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे ये जो पार्ट है इसको हम लोग यहां से थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने यहां से डिलीट कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। क्यों डिलीट किया? क्योंकि ना मुझे ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना, हम लोगों को वो एग्जाम्पल कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं वापस से ऊपर वाले एग्जाम्पल में। अब मुझे तुम लोग को क्या बोलना है, मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल क्यों दिया, ध्यान से सुनो। वंस अगेन मैं बात कर रहा हूं इस एप्लीकेशन मनी का। एप्लीकेशन के पैसे के टाइम पे कंपनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि कितने पब्लिक लोग कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे। तो कंपनी क्या करता है, फटाफट फटाफट जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स बिक रहे हैं उतने पैसे फटाफट फटाफट वो कलेक्ट करता जाता है, राइट। अब उस पे डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है।
कितने लोगों ने कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है। ओके, और एप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा कि अलॉटमेंट मनी कितना आएगा। अब मान लो कंपनी को 2 लाख शेयर बेचना है और पब्लिक ने सिर्फ 1,95,000 शेयर्स खरीदे। कितना? 1,95,000। तो कॉमन सेंस से 1,95,000 शेयर्स अगर बिके तो तुमको पैसे भी तो 1,95,000 लोग ही पे करेंगे। तब अलॉटमेंट में थोड़ी ना तुमको 2 लाख के पास से पैसे आएंगे। देन इन दैट केस तुम लोग को 1,95,000 नंबर ऑफ शेयर्स पे ही पैसे आएंगे, राइट? तो इसको हम लोग बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कंपनी को जितना शेयर्स बेचने थे मार्केट में उतने शेयर्स बिके ही नहीं, क्योंकि कंपनी का उतना अच्छा रेपुटेशन मार्केट में नहीं रहा होगा। ओके, चलो, तो अब हम लोग आ जाते हैं यहां पे। मेरा बोलने का मतलब क्या है समझो। एप्लीकेशन मनी के टाइम पे कंपनी को आइडिया भी नहीं होता कि कितने फॉर्म बिकेंगे। जैसे मान लो 2 लाख के जगह पे 3 लाख एप्लीकेशन फॉर्म बिके। कितना? 3 लाख। तो 3 लाख इंटू 3-3 रुपए सब लोग देंगे, तो 3 लाख इंटू 3, इन दैट केस हमको 9 लाख रुपीज मिलेगा। हो सकता है 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरे, कंपनी का नाम बहुत अच्छा है, मार्केट में बहुत सक्सेस कर रहा है, बहुत सारे लोगों को इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो 4 लाख फॉर्म बिक गए। तो 4 लाख इंटू 3, इन दैट केस 12 लाख रुपीज कंपनी को मिलेंगे। वो माना कि आगे जाके रिफंड करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, बट एज ऑफ नो कंपनी क्या करता है, जितना भी फॉर्म बिकता है सब बेचता है। फिर उसमें से कंपनी आइडेंटिफाई करता है कि किन किन लोगों को शेयर्स बेचना चाहिए और किन को नहीं बेचना चाहिए। वो कंपनी अपने पॉलिसी के हिसाब से, लॉटरी सिस्टम बोलो या फिर जो भी सिस्टम है उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, शेयर्स को अलॉट करते हैं। ठीक है, चलो, तो पहला जो अमाउंट है दैट इज एप्लीकेशन मनी। कंपनी क्या करता है, एप्लीकेशन फॉर्म बेचते बेचते पैसा कलेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। दूसरा होता है अलॉटमेंट मनी और तीसरा होता है कॉल मनी, राइट? एप्लीकेशन मनी के टाइम पे कंपनी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन एक बार एप्लीकेशन फॉर्म बिक गए तो कंपनी को आइडिया मिल जाता है कि कितना हम लोगों को अलॉटमेंट में पैसा मिलेगा। जैसे कॉलेज का हम लोग ने एग्जांपल है, कितने सीट्स अवेलेबल थे, 600। मान लो टोटल 500 लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा। कितना? 500। तो कंपनी को थोड़ा सा आइडिया तो आ गया 600 पे पैसा ही नहीं मिलना है। 500 लोग ने फॉर्म भरा तो 500 लोग ही तो फीस भरेंगे या उससे भी कम भरेंगे, राइट? सिमिलरली एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को कोई भी आइडिया नहीं था कि कितने लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे फुल आइडिया है, कंपनी को मालूम है किन किन लोगों ने फॉर्म भरे, कितने फॉर्म भरे, वो लोग अलॉटमेंट का पैसा भरेंगे या नहीं भरेंगे। अब उन लोग ने एप्लीकेशन का फॉर्म भरा मतलब उन लोगों ने कंपनी में इन्वेस्ट करने का इंटरेस्ट दिखाया। इंटरेस्ट दिखा तो कॉमन सेंस है, जब कंपनी उनको शेयर्स अलॉट करेगा तो वो बाकी के पैसे भी भरेंगे। और वैसे ही कंपनी को ये भी पता होता है कि कॉल के टाइम पे कितने पैसे आने वाले हैं। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दो जरा। एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को मालूम नहीं होता कितना पैसा आएगा, लेकिन अलॉटमेंट और ये कॉल के टाइम पे कंपनी को पहले से पता होता है इतने लोग ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, मतलब इतने लोगों ने कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, तो इतने नंबर ऑफ शेयर होल्डर लोग 5-5 रुपए अगर पे करेंगे तो कॉमन सेंस से मेरे को इतने इतने पैसे मिलेंगे। ओके, कॉल के टाइम पे भी कंपनी को पहले से पता होता है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स लोग यहाँ पे कॉल का पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को क्या समझाने का कोशिश किया है, एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी को आइडिया नहीं होता कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे। अलॉटमेंट और कॉल के टाइम पे कंपनी को पहले से पता होता है कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, तो उसके हिसाब से कितना कितना पैसा कंपनी को मिलेगा। ओके, चलो, अब हम लोग आ जाते हैं जर्नल एंट्रीज पे, तो जरा ध्यान दो। पहला पार्ट, पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन। पहले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है ना,
इसका एंट्रीज क्या आएगा। दूसरे पार्ट में क्या पढ़ोगे बताओ, सेकेंड वाले पार्ट में। सर एप्लीकेशन के बाद तो सेकेंड वाले पार्ट में अलॉटमेंट है। वेरी गुड। तो सेकेंड वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे अलॉटमेंट के एंट्रीज। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने उन लोगों को शेयर्स अलॉट किया है, मतलब उन लोगों को शेयर्स बेचा है। और तीसरे पार्ट में क्या था, कॉल। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, यहां पे कॉल के एंट्रीज। तो इन ऑल जो अपना टोटल फेस वैल्यू था, ये जो टोटल फेस वैल्यू था दैट वाज 10 रुपीज। और इस 10 रुपीज को हम लोग ने तीन पार्ट में डिवाइड किया। 3 रुपए का एप्लीकेशन, 5 रुपए का अलॉटमेंट मनी एंड 2 रुपीज का कॉल मनी। तो उसी को हम लोग ने यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड व्हाट, कॉल। ओके, एप्लीकेशन में दो एंट्री है, अलॉटमेंट में दो एंट्री है एंड उसके बाद कॉल में भी दो एंट्रीज है। ओके, चलो अब यहां पे एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 1, फिर उसके बाद एंट्री नंबर 2। सिमिलरली यहां पे एंट्री नंबर 1, फिर उसके बाद एंट्री नंबर 2, राइट। एंड देन कॉल में भी पहले एंट्री नंबर 1 एंड देन एंट्री नंबर 2। ठीक है, ओके। अब यहां पे पहला जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री, वो क्या आएगा, दैट विल बी रिसीव्ड। सर रिसीव्ड का मतलब, अरे भैया जी तुम जब एप्लीकेशन फॉर्म बेचोगे तो बेच के पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हाँ सर मिलेगा। तो रिसीव्ड मतलब पैसा मिला, सिंपल। तो एप्लीकेशन को जब तुम बेचते हो तब तुम लोग को पैसा मिलता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसीव्ड का एंट्री, राइट। तो बताओ फटाफट क्या एंट्री आएगा। सर रिसीव्ड तो एकदम इजी है सर। रिसीव्ड मतलब एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। लो बात ही खत्म हो गया। तो एंट्री क्या हो गया, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ गया, राइट। अब जर्नल एंट्रीज पे फोकस करना, जर्नल एंट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू व्हाट, टू व्हाट, सर कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू। अच्छा मेरे को बताओ मैंने उन लोगों को क्या बेचा, सर एप्लीकेशन फॉर्म बेचा। तो हम लोग यहां लिखेंगे टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या बोलेंगे, टू व्हाट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मतलब मैंने एप्लीकेशन फॉर्म बेच के ये पैसे कलेक्ट किए, सिंपल। पैसा आया और उसका रीजन क्या है, इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन। अच्छा सर अगर हम लोग ने प्रेफरेंस शेयर इशू किया होता तो, ले तो ये जो इक्विटी लिखा है वहां पे प्रेफरेंस आ जाता, सिंपल। तो वहां लिखते हम लोग कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो जहां पे भी इक्विटी लिखा है वहां पे प्रेफरेंस लिखेंगे, अगर वो प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो। ओके, चलो अब पॉइंट ये बनता है कि सर पैसे कितने मिले, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे कितने शेयर्स बेचने हैं। सर 2 लाख। और पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे, वो तो पब्लिक पे डिपेंड करता है ना कि पब्लिक ने कितने खरीदे। चलो ठीक है, यहां पे इस सम के लिए हम लोग अज्यूम करके चलते हैं पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब मतलब खरीदा, सब्सक्राइब किया कितना, 2 लाख शेयर्स। सर एग्जैक्टली 2 लाख, हाँ हम लोग को बेचना भी तो 2 लाख। और मान लेते, अज्यूम कर लेते कि पब्लिक ने भी 2 लाख शेयर्स ही खरीदे हैं। तो बताओ फटाफट एप्लीकेशन के टाइम पे हम कितने पैसे कलेक्ट कर रहे थे, सर 3-3 रुपए पर शेयर पे। तो बताओ मुझे 2 लाख पे कितने रुपीज मिलेंगे, सर 2 लाख पे 3-3 रुपए के हिसाब से आपको टोटल मिल जाएंगे 6 lakhs ऑफ रुपीज। समझ में आया, यस सर, ओके। अब मुझे एक बात बताओ,
थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे एक बात बताओ, ये है कौन सा मनी? सर ये है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी तुमने लिया है या दिया है? सर कॉमन सेंस से लिया है, पब्लिक के पास से, पब्लिक को एप्लीकेशन फॉर्म बेचा और उनसे पैसे ले लिए मैंने। ओके, पब्लिक बोले तो यहाँ पे पब्लिक बोले तो कौन? सर पब्लिक बोले तो यहाँ पे पब्लिक का मतलब होता है शेयर होल्डर, क्योंकि तुमने उनको शेयर बेचा, तो अब जैसे ही तुमने शेयर बेचा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा, बराबर है? ओके, तो मुझे बताओ शेयर होल्डर मतलब कौन? सर शेयर होल्डर मतलब ओनर। तो बताओ मुझे, ओनर से अगर तुम पैसे लेते हो तो उसको क्या बोलोगे? सर ओनर से पैसे लेते तो उसको हम लोग कैपिटल बोलेंगे। और यहाँ पे कंपनी में कैपिटल बोले तो कौन सा कैपिटल? सर कंपनी में कैपिटल बोले तो शेयर कैपिटल। वेरी वेरी गुड। तो इसका मतलब जो पैसे तुमको मिले हैं, जो पैसे तुमने रिसीव किए हैं, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, इट इज टू बी ट्रांसफर्ड। कहां पे? सर ये जो पैसे मिले हैं उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहां पे? हम लोग एप्लीकेशन से उसको ट्रांसफर कर देंगे उसके कैपिटल में, क्योंकि वो ओनर बन गए। तो इसका मतलब ये जो एप्लीकेशन का पैसा है, ये जो एप्लीकेशन का पैसा है 6 लाख रुपीज, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि तुमने शेयर होल्डर से पैसे लिए, पैसे लिए तो पैसे देने भी तो पड़ेंगे। दैट बिकम्स योर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी तो क्रिएट करो। हाँ, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन को यहाँ पे हम लोग ने क्रेडिट किया है, क्रेडिट किया है तो उसको कैंसिल करेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। तो बताओ फटाफट, अगर बेसिक बैलेंस क्रेडिट है तो कैंसिल करने के लिए क्या करोगे? सर कैंसिल करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। वेरी गुड। तो व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री विल बी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन account debit to equity share capital account, right? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा फटाफट मुझे बताओ, ये एप्लीकेशन को तुमने डेबिट क्यों किया? सर इसको डेबिट इसलिए किया ताकि ये जो क्रेडिट है ये क्रेडिट कैंसिल हो जाए, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए डेबिट किया। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमने ये कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? सर कैपिटल को क्रेडिट इसलिए किया क्योंकि ये ओनर का पैसा है। ओनर से अगर तुम पैसा लेते हो तो तुमको रीपे करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, ओनर को रीपे करना पड़ेगा, तो इट बिकम्स योर लाइबिलिटी। और ओनर को जो पैसा हम लोग रीपे करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं, और कंपनी में उसी कैपिटल को हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। इसीलिए उसको हम लोगों ने क्या लिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा अगर प्रेफरेंस शेयर होता तो? सर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिखते हैं, सिंपल। ओके, अच्छा अभी अमाउंट क्या आएगा? ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, मुझे बताओ एप्लीकेशन को क्रेडिट कितना किया? एप्लीकेशन के अमाउंट को क्रेडिट कितना किया? जितना क्रेडिट किया उतना ही डेबिट करने का है। ये दिमाग में सेट कर लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितना तुमने एप्लीकेशन को क्रेडिट किया उतना ही एप्लीकेशन को डेबिट करना पड़ेगा। ये दिमाग में फिट कर लेना। ये सर्कल जो मैंने किया इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं बट आगे जाके वो बहुत काम आएगा। मैं रिपीट करते रहूंगा आगे भी, टेंशन मत लो। तो जितना एप्लीकेशन क्रेडिट किया उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो, और जर्नल एंट्री है तो ये दोनों अमाउंट तो वैसे भी सेम आने वाला है। ओके, ये 6 लाख है तो ये भी कितना रहेगा, 6 लाख। ओके, तो चलो फटाफट मुझे बताओ एप्लीकेशन के टाइम पे पहला एंट्री क्या आएगा? सर एप्लीकेशन के टाइम पे पहला एंट्री आएगा रिसीव्ड। रिसीव्ड मतलब पैसा ले लिया। जर्नल एंट्री बताओ? सर जर्नल एंट्री भी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड। अच्छा जो पैसे तुमने लिए हो किसके पास से लिए? सर शेयर होल्डर के पास से। शेयर होल्डर कंपनी का कौन है? ओनर है। ओनर से पैसा लोगे तो वो कहाँ जाना चाहिए? कैपिटल में। तो जो एप्लीकेशन में पैसा है उसको ट्रांसफर कर दो, कहाँ पे? कैपिटल में। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को हमने डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया इक्विटी शेयर कैपिटल को। तो जो एप्लीकेशन के पैसे थे वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में। क्लियर? ओके, अब मुझे ये बताओ,
अब मुझे ये बताओ, एक बार अगर एप्लीकेशन हो गया तो क्या तुमको पहले से पता है कितने नंबर ऑफ पब्लिक लोगों ने फॉर्म भरा और कितने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए फॉर्म भरा? हाँ सर, पहले से ही पता है, 2 लाख शेयर्स। मतलब 2 लाख शेयर्स के लिए पब्लिक ने अगर फॉर्म भरा है तो वो लोग खरीदेंगे भी 2 लाख शेयर्स। कंपनी को अलॉट भी 2 लाख शेयर्स ही करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को इशू करना था 2 लाख शेयर्स, राइट? तो क्या कंपनी को पहले से पता है कि 2 लाख शेयर्स पे पैसे मिलेंगे? हाँ सर, बिल्कुल पता है। कंपनी को पहले से पता है कि 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे उनको अलॉटमेंट के पैसे मिलेंगे। कंपनी को पहले से पता है, राइट? तो यहाँ पे अगर तुम लोग को कॉलेज वाला एग्जांपल याद रहेगा तो एप्लीकेशन फॉर्म पे कितने पैसे मिलेंगे वो पहले से पता नहीं होता है, लेकिन अलॉटमेंट जब कॉलेज सीट अलॉट करता है तो कॉलेज को पहले से पता होता है कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आने वाले हैं। उससे कम ज्यादा होते हैं, इट्स ओके, बट अप्रोक्सीमेटली कुछ ना कुछ तो आइडिया कंपनी कॉलेज को होता है। यहाँ पे इस केस में जितने लोगों ने फॉर्म भरा है इसका मतलब उन लोगों को उस कंपनी में इंटरेस्ट था, इसीलिए तो फॉर्म भरा है। तो वो लोग अलॉटमेंट का पैसा भरेंगे, ये कंपनी को मालूम है। इसीलिए यहाँ पे अलॉटमेंट के टाइम पे जो पहला एंट्री है दैट इज एंट्री फॉर ड्यू, that is entry for due. What will be the entry for due? सर, ड्यू का मतलब मांगा, बराबर है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, कंपनी किसका पैसा मांग रहा है? सर, अलॉटमेंट का। तो पैसा मांग रहा है मतलब कैन वी से इट इज रिसीवेबल? हाँ सर, रिसीवेबल तो है। अच्छा, रिसीवेबल कौन सा पैसा है? सर, अलॉटमेंट का। अच्छा मेरे को बताओ, रिसीवेबल मतलब असेट, असेट मतलब डेबिट। तो यहाँ पे डेबिट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा रिसीवेबल है, राइट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू टू। अच्छा मुझे बताओ, ये पैसा कौन देगा? सर, शेयर होल्डर देगा। शेयर होल्डर बोले तो कंपनी का कौन है? ओनर है। अगर ओनर पैसा देगा तो अपने लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो फटाफट मेरे को बताओ, पहला एंट्री क्या बोला मैंने अलॉटमेंट में? ड्यू। ड्यू मतलब कंपनी ने पैसे मांगे, मांगा मतलब शेयर होल्डर से पैसा मांगा रहेगा। कौन से पैसे मांग रहा है? अलॉटमेंट के। तो अलॉटमेंट का पैसा रिसीवेबल हुआ और जो पैसा मिलेगा वो रीपे भी तो करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स लाइबिलिटी। तो टू व्हाट? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? So journal entry will be equity share allotment account debit to equity share capital account. अब सवाल ये कि सर अमाउंट कितना आएगा? सर, अमाउंट आएगा 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे, 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे कितने रुपीज है पर शेयर? सर, पर शेयर है 5 रुपीज। वेरी गुड। तो 2 लाख इंटू वॉट? 5। बोलो व्हाट विल बी द अमाउंट? सर, अमाउंट आएगा 10 lakhs, राइट? सो अमाउंट विल बी 10 lakhs। ये कौन सा एंट्री था? सर, ड्यू। ड्यू मतलब मांगा और मांगने के बाद क्या होगा? रिसीव। ड्यू के बाद क्या होगा? रिसीव, राइट? चलो, रिसीव का एंट्री क्या आएगा? सर, रिसीव का एंट्री तो कितना इजी है सर, पैसा आ गया तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, राइट? अच्छा, ये किसका पैसा आया? सर, अलॉटमेंट का। तो टू क्या आएगा? सर, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? कैश बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया बताओ? पैसा आ गया। अलॉटमेंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा आ गया, राइट? ओके, अब मुझे ये बताओ, यहां पे हमने अलॉटमेंट को क्या किया था? सर, डेबिट। यहां पे हमने अलॉटमेंट को क्या किया? सर, क्रेडिट।
तो जितना अमाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया है, द सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। जितना अमाउंट हम लोग ने यहाँ पे डेबिट किया है, सेम अमाउंट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये अमाउंट हो गया 10 lakhs, राइट। तो ये क्रेडिट में 10 lakhs है, तो डेबिट में भी 10 lakhs ही रहेगा। तो हम लोग को कैश में 10 लाख रुपीज मिले होंगे, 2 लाख इंटू 5, राइट। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लाख नंबर ऑफ शेयर थे, 5-5 रुपए पर शेयर, तो 2 लाख इंटू 5 हम लोग को मिल गए 10 लाख रुपीज, राइट। ओके, तो मैं देखो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लो। एप्लीकेशन के अंदर 2 एंट्री है, अलॉटमेंट में 2 एंट्री है, कॉल में भी 2 एंट्री है, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे हमको पहले से पता नहीं था कि कितने पैसे मिलेंगे, तो पहले रिसीव्ड कर लिया, फिर उसको ट्रांसफर किया कैपिटल में, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स, राइट। अलॉटमेंट के टाइम पे पहले से पता था कितने लोग ने फॉर्म भरा है, कितने लोग से पैसा आने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, एवरीथिंग वॉज प्री डिसाइडेड, पहले से ही पता था। तो हमने पहले किया ड्यू का एंट्री, ड्यू मतलब मांगा, और फिर हमने किया रिसीव का एंट्री। सिमिलरली कॉल में भी सेम वे, पहला आएगा ड्यू का एंट्री और दूसरा आएगा रिसीव। चलो बोलो फटाफट, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री फॉर ड्यू। सर ड्यू का तो सेम एंट्री आएगा। ड्यू कहां से पैसा आएगा बताओ। सर पैसा आने वाला है इक्विटी शेयर, कॉल अकाउंट डेबिट, वेरी वेरी गुड। तो कॉल का पैसा रिसीवेबल है, ये कौन है, शेयर होल्डर, तो टू व्हाट, सर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। तो बताओ क्या लिखा हम लोग ने एंट्री, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट क्योंकि रिसीवेबल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्योंकि ओनर का पैसा है। बोलो कितने रुपए तुमको मिलेंगे। सर 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स पे हमको मिलने वाले हैं कितने, 2 रुपीज। तो 2 लाख इंटू 2, दैट गिव्स मी 4 लाख रुपीज, राइट। चलो बताओ फटाफट, ये जो है ये कौन सा एंट्री था। सर ड्यू का एंट्री था। तो बताओ ड्यू के बाद क्या आएगा। सर रिसीव। फटाफट रिसीव का एंट्री बताओ। सर रिसीव का एंट्री तो एकदम इजी है, बताओ फटाफट। एंट्री विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, राइट। चलो अब अमाउंट कितना आएगा। सर देखो यहाँ पे ये कॉल डेबिट है, कितने से डेबिट है, सर 4 लाख से। तो जितना डेबिट है उतना ही क्या होगा यहाँ पे क्रेडिट होगा, राइट। सो दिस अमाउंट विल बी 4 lakhs, और ये 4 लाख है तो डेबिट में भी कितना रहेगा 4 lakhs। तो बोलो फटाफट, व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिसीव। सर रिसीव का एंट्री है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, और क्यों मिला, बिकॉज ऑफ कॉल, तो टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। क्लियर, यस और नो। तो ऐसे टाइप से हम लोगों को इन ऑल टोटल 6 एंट्रीज करना पड़ेगा। अच्छा सर अगर यहाँ पे मान लो ये जो कॉल है 2 रुपीज का, ये जो है ना ये फाइनल कॉल, ये कितने रुपीज का, 2 रुपीज का है, राइट। अगर मान लो फर्स्ट कॉल होता 1 रुपी का, फाइनल कॉल होता 1 रुपी का, तो क्या ये 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाता, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। तो हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री, फाइनल कॉल का 2 एंट्री, खत्म। एप्लीकेशन में पहले रिसीव फिर ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सबके अंदर पहले ड्यू और फिर रिसीव। ड्यू मतलब मांगा और रिसीव मतलब मिला, सिंपल। क्लियर, ओके। अब यहाँ पे हमने क्या सोचा था, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, हाउ मेनी शेयर्स, 2 lakhs। चलो अब ना हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो सब्सक्राइब है, लेट अस अज्यूम कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया ओनली फॉर 1,95,000 शेयर्स,
पब्लिक ने सब्सक्राइब किया 1,95,000 शेयर्स, बराबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी को कितने शेयर्स बेचने थे? 2 लाख, बराबर है। पब्लिक ने कितना खरीदा? 1,95,000। कंपनी को बेचना था 2 लाख, इट्स ओके, बट कंपनी 2 लाख शेयर अब तो बेच ही नहीं सकता क्योंकि पब्लिक ने उतने शेयर्स खरीदे ही नहीं। तो कंपनी इन दैट केस कितना शेयर्स बेचेगा? ओनली 1,95,000। इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट। वंस अगेन जर्नल एंट्री वही रहेगा। जर्नल एंट्री प्रॉपरली समझो। एक बार जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो कोई भी जर्नल एंट्री तुम लोगों को डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अदरवाइज जर्नल एंट्री जैसे जैसे आगे जाएगा इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और तुम लोगों को समझने में उतना ही ज्यादा तकलीफ होगा। हेंस आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जर्नल एंट्री अच्छे से समझ के लिखो। कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर रहेगा एंट्री तुम खुद से अपने आप बना के भी लिख सकते हो। ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाते हैं। कंपनी को कितने शेयर्स बेचने थे? 2 लाख। पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया? ओनली 1,95,000। तो देख लेते हैं एंट्री क्या आएगा। पहला, सबसे पहला आएगा एप्लीकेशन का 2 एंट्री, राइट। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, बोलो एप्लीकेशन में पहला एंट्री क्या आएगा? सर एप्लीकेशन में पहला एंट्री आएगा रिसीव्ड का। बोलो रिसीव्ड का क्या एंट्री आएगा? सर एप्लीकेशन में रिसीव्ड का एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी गुड। अमाउंट कितना आएगा? सर 1,95,000 लोगों ने फॉर्म भरा है और वो लोगों ने एप्लीकेशन के टाइम पे एक एक शेयर पे 3-3 रुपए पे किए होंगे। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे कितने रुपीस थे पर शेयर? 3 रुपीस, राइट। ओके, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, सो 1,95,000 इंटू 3 रुपीस, सो दैट कम्स टू 5,85,000, राइट। चलो अब मुझे बताओ जो मिला है वो क्या करोगे? सर ट्रांसफर करेंगे, राइट। कहां पे ट्रांसफर करोगे? सर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो बताओ फटाफट, ये जो क्रेडिट है इसको क्या करोगे? सर डेबिट करेंगे। एंट्री क्या आएगा? सर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और वो ट्रांसफर होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल में क्योंकि ये ओनर का पैसा है। वेरी वेरी गुड। अमाउंट कितना आएगा? सर देखो जितना अमाउंट यहाँ पे लिखा उतना अमाउंट यहाँ पे डेबिट करना पड़ेगा, 5,85,000, राइट। तो कैपिटल का अमाउंट भी हो जाएगा 5,85,000, राइट। तो जो क्रेडिट किया उतने से हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेबिट करेंगे। ओके, चलो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट। बोलो अलॉटमेंट में पहला एंट्री सर ड्यू। बोलो एंट्री बताओ। सर एंट्री विल बी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा बताओ फटाफट अलॉटमेंट को डेबिट क्यों किया? सर अलॉटमेंट से पैसे आने वाले, रिसीवेबल। कैपिटल को क्रेडिट क्यों किया? सर कैपिटल बोले तो ओनर से पैसा आने वाला है, तो ओनर का पैसा है तो दैट बिकम्स कैपिटल, कंपनी के लिए इट बिकम्स लाइबिलिटी। अमाउंट सर 1,95,000 नंबर ऑफ शेयर्स है और हर एक पे मिलेंगे 5-5 रुपए। सो बोलो 1,95,000 इंटू 5 दैट गिव्स यू 9,75,000। ओके, चलो ड्यू के बाद क्या आएगा? सर रिसीव्ड का एंट्री आएगा। एंट्री बोलो। सर एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट और पैसा क्यों आ गया बताओ? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की वजह से, अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। अलॉटमेंट कितना डेबिट किया है? 975, तो 9,75,000 क्रेडिट हो जाएगा, राइट। और तो ये भी आएगा 9,75,000,
ओके, देन अलॉटमेंट के बाद, सर अलॉटमेंट के बाद कॉल, कॉल में कौन कौन सा एंट्री आएगा? सर वंस अगेन सेम, पहले ड्यू और उसके बाद रिसीव। अच्छा, ड्यू का एंट्री क्या आएगा? सर ड्यू का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, अमाउंट क्या आएगा? सर अमाउंट विल बी 1,95,000 और जो कॉल का अमाउंट था दैट वाज 2 रुपीज। तो 1,95,000 इंटू 2, दैट गिव्स मी 3,90,000 रुपीज, राइट। रिसीव का एंट्री क्या आएगा? सर वेरी इजी, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, क्योंकि कॉल अकाउंट से पैसा है, राइट। तो बताओ कॉल का अमाउंट तुमने डेबिट कितना किया? सर कॉल का अमाउंट डेबिट है 3,90,000, तो कॉल को क्रेडिट कितना करोगे? सर 3,90,000, तो कैश बैंक का अमाउंट भी कितना आएगा? 3,90,000। समझा? अच्छा, अगर मैं एग्जाम का बात करूँ ना, अगर मैं एग्जाम का बात करूँ तो तुमको ये सब चीज नहीं लिखना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन नहीं लिखना है, रिसीव नहीं लिखना है, ट्रांसफर नहीं लिखना है, अलॉटमेंट नहीं, ड्यू नहीं, रिसीव नहीं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे ये कॉल नहीं लिखना है, ये ड्यू नहीं, ये रिसीव नहीं, सिर्फ जर्नल एंट्री लिखना है और उसका नरेशन भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखने का? बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, बीइंग कॉल अमाउंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव। शॉर्टकट में नरेशन लिखो, काम खत्म। देखो कभी भी जर्नल एंट्री होता है ना, नरेशन लिखना कंपलसरी होता है। तो अपने मन से, अब तुम लोग उतना तो मैच्योर्ड हो चुके हो कि नरेशन तो एटलीस्ट खुद से लिख सको, ठीक है। चलो, तो ये हो गया सेकेंड एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। यहां पे हम लोग लेते हैं सब्सक्रिप्शन को 2,10,000 शेयर्स। मतलब पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन किया है? 2,10,000 शेयर्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। याद रखना, पब्लिक ने ज्यादा शेयर खरीदने का डिमांड तो किया है, बट तुम बेच नहीं सकते। तुम कितना शेयर बेच सकते हो? सिर्फ 2 लाख। क्यों? क्योंकि सेबी के पास से परमिशन जो है वो सिर्फ 2 लाख का ही हमने लिया है। तो वी कैन नॉट इशू मोर देन 2 लाख, ठीक है। तो ये दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। चलो, तो अब एंट्री क्या आएगा? अलॉटमेंट, पहले एप्लीकेशन का 2 एंट्री। बोलो एप्लीकेशन में पहला एंट्री क्या आएगा? सर एप्लीकेशन में पहला एंट्री आएगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वेरी वेरी गुड। कितना आएगा? सर 2,10,000 लोगों ने पेमेंट किया है और हर एक पे 3-3 रुपए अपने को मिलेंगे। 2,10,000 इंटू 3, so that comes to 2,10,000 into 3, so that comes to 6,30,000, 6,30,000, बराबर है। ओके, एंट्री नंबर 2 क्या आएगा? सर रिसीव्ड के बाद ट्रांसफर। एंट्री बताओ। सर देखो, ये जो एप्लीकेशन को हमने क्रेडिट किया है उसी को हम लोग डेबिट करेंगे। वेरी गुड। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड बाय व्हाट अमाउंट? सर जितने से यहाँ पे क्रेडिट है सेम अमाउंट यहाँ पे डेबिट होगा। चलो ये हो गया 6,30,000, राइट। ये सब लोग को समझा? ओके, सेम अमाउंट। 2 ये कहाँ जाएगा? सर ये जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। वेरी वेरी गुड। अमाउंट सेम 6,30,000, बराबर है। आंसर इज रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग? मुझे एक बात बताओ, कितने लोग ने फॉर्म भरा है? 2,10,000। तुम कितना शेयर बेच सकते हो? सर 2 लाख। तुमको कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे एक्स्ट्रा पैसे मिले? सर 10,000 लोगों ने एक्स्ट्रा पैसे भरे,
तुमको क्या करना पड़ेगा, इन 10,000 को तुमको उनका अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा। मतलब इनको तुम ओनर नहीं बना सकते। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल में यू कैन नॉट राइट 2,10,000 इंटू 3, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि सेबी से कितने का परमिशन मिला है, सिर्फ 2 लाख का। तो यहाँ पे 2,10,000 लिखना मतलब पाप लगेगा। तो ये कितना होना चाहिए, सिर्फ 2 लाख। क्यों 2 लाख? क्योंकि देखो तुम लोग ने यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल का मतलब ओनर का पैसा। अब यहाँ पे ये जो 2,10,000 शेयर्स के तुमको एप्लीकेशन के पैसे मिले, जो ऊपर के एक्स्ट्रा 10,000 है, वो तो ओनर बन ही नहीं सकते, क्योंकि उनको तो तुम शेयर अलॉट कर ही नहीं सकते। तो वो ओनर ही नहीं हुआ। जब वो ओनर ही नहीं हुआ तो कैपिटल में कैसे आ सकता है? तो ये बात दिमाग में फिट रखना। कैपिटल में सिर्फ वही लोग आएंगे जो कंपनी के ओनर है। इन लोगों का तो जो पैसा है वो हम लोग रिफंड करने वाले। रिफंड करेंगे तो ये ओनर हो ही नहीं सकते। अब जब ओनर ही नहीं हो सकते तो कैपिटल में आ ही नहीं सकता। तो बताओ फटाफट, अगर तुम इनका पैसा रिफंड करोगे तो जेब से क्या जाएगा? सर पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या होगा, तो क्रेडिट होगा। तो कैश बैंक अकाउंट विल गेट क्रेडिटेड। ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे रिफंड। बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे तुम रिफंड करोगे? सर 10,000। 10,000 को कितने रुपीज तुम रीपे करोगे? सर 3-3 रुपए। तो टोटल कितना रीपे होगा? सर टोटल हो जाएगा 30,000 रुपीज। तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो कितना आएगा? सर 2 lakhs इंटू 3, दैट कम्स टू 6 lakhs रुपीज। तो देखो क्या जर्नल एंट्री टैली हो रहा है। यहाँ पे देखो एप्लीकेशन डेबिट किया 6,30,000 से, ये है 6 lakhs और ये है 30। 6 lakhs क्या है? सो 6 lakhs है अपना इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट। कैपिटल कितना है? 2 lakhs इंटू 3। और रिफंड कितना है? कैश बैंक का रिफंड दैट इज 10,000 इंटू 3। कंपनी कितना शेयर इशू कर सकता है? ओनली 2 lakhs। कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर को वो ओनर बना सकता है? सिर्फ 2 लाख। तो शेयर होल्डर अगर 2 लाख बनेंगे तो ओनर कितने बनेंगे? ओनर भी 2 लाख बनेगा। ओनर 2 लाख बनेगा तो कैपिटल में कितना जाएगा? ओनली 2 lakhs। तो एक चीज दिमाग में फिट कर लेना, ये कभी भी 2 lakhs से ज्यादा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। तो अगर तुम यहाँ पे 2,10,000 कर देते हो, अगर यहाँ पे तुम लोग 2,10,000 कर देते हो, तो तुम सबसे बड़ा गलती कर रहे हो, क्योंकि ऊपर के जो 10,000 है वो कंपनी के ओनर नहीं है। और अगर वो कंपनी के ओनर नहीं है तो कॉमन सेंस हम लोग उसको कैपिटल नहीं बोल सकते। तो जितने लोगों से भी तुमने एक्स्ट्रा पैसा लिया है, मैंने तुम लोग को पहले ही बताया, उन लोगों को हमको रिफंड करना पड़ेगा। तो दैट अमाउंट विल बी रीपेड, राइट। चलो अब मुझे बताओ, अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे? 2,10,000। उसमें से मैंने कितने लोग को रिफंड कर दिए? 10,000। तो कितने बच गए? 2 lakhs। तो फटाफट मुझे ये बताओ, अलॉटमेंट और कॉल ये तुम कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे करोगे? सर 2 lakhs पे ही तो करेंगे ना सर। देखो एप्लीकेशन के टाइम पे 2,10,000 पे पैसे आए थे। 2,10,000 में से 10,000 को तो रिफंड किया, बचे कितने? 2 लाख। तो 2 लाख से तो पैसे आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो एंट्रीज है, ये वाले जो एंट्रीज है अलॉटमेंट का और अलॉटमेंट का और कॉल का, ये जो एंट्रीज है इट इज गोइंग टू रिमेन, ये वाला नहीं, ये 195 का है। ये जो है अलॉटमेंट का और कॉल का, ये जो एंट्रीज है इट इज गोइंग टू रिमेन व्हाट? सेम। अलॉटमेंट का और कॉल का ये जो एंट्री है इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। तो मैंने यहां से ये कॉपी कर लिया और वही चीज यहां पे हम लोग क्या कर देंगे? पेस्ट। तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो गया है, तुम लोगों के लिए उतना इजी नहीं है, तुम लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जरा ध्यान से सुन लो। यहाँ पे क्या हुआ है, एप्लीकेशन का पैसा मिलते वक्त कितने पे मिला है? 2,10,000। मैंने पूरा 2,10,000 से पैसे ले लिए, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त एप्लीकेशन में पूरा 2,10,000 का अमाउंट लिखा है, बट कैपिटल कैपिटल में कितना ट्रांसफर हुआ है? कैपिटल में सिर्फ 2 lakhs का ही अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। क्यों 2 lakhs का?
क्योंकि तुमने ओनर सिर्फ 2 लाख शेयर्स को ही बना सकते हो, क्योंकि सेबी से उतने का ही परमिशन मिला है। तो ऊपर का जो एक्स्ट्रा 10,000 था, उस 10,000 को हम लोगों ने क्या कर दिया, उनका पैसा रिफंड कर दिया, उनको रिटर्न कर दिया और उनको हमने कंपनी से निकाल दिया, राइट। तो टोटल 2,10,000 पे पैसे मिले थे, 10,000 को रिफंड कर दिया, बैलेंस बचे 2 लाख। और उस 2 लाख का जो अलॉटमेंट का एंट्री है, जो कॉल का एंट्री है, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम अमाउंट के साथ, इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, तो इसके अंदर हम लोगों ने कौन कौन से एंट्रीज देखे, देखो एक तो एप्लीकेशन का देखा, अलॉटमेंट का देखा, कॉल का एंट्री देखा। एप्लीकेशन में रिसीव्ड होता है, फिर ट्रांसफर होता है, अलॉटमेंट में कॉल में एंट्री पहले ड्यू का होता है, फिर रिसीव्ड का होता है, राइट। फिर और हम लोगों ने कौन कौन से एंट्रीज यहाँ पे देखे, हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर वो अंडर सब्सक्रिप्शन है तो क्या एंट्री आएगा, कौन से अमाउंट पे कैलकुलेशन होगा, अगर इक्वल सब्सक्रिप्शन है तो कैसा आएगा, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है मतलब तुमने ज्यादा नंबर ऑफ शेयर से अगर एप्लीकेशन के पैसे ले लिए तो उनको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है,